Hello aspirants, how are you all? I'm again back with the Hindu article video, and in this video I will be explaining about Indian federalism at 75, the foundation of a strong democracy. ये जो टॉपिक मैंने उठाया है इंडिया एट 75, ये एक सेगमेंट ही है। इसमें मैं छोटे छोटे क्रस्ट वीडियोस बना के द हिंदू आर्टिकल के थ्रू ही यहाँ प्रेजेंट करूँगा। और इन सब वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ विद इन द 75 years what were those perspectives which helped India to maintain the juncture that it already is today। तो इसकी वजह से कौन कौन से ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जो कि इंडिया को पूरा बिल्टअप कर रहे हैं, और उन सारे पर्सपेक्टिव्स का कितना योगदान रहा है उसके बारे में मैं इन छोटे वीडियोस में डिस्कस करूंगा। सो दिस इज द हिंदू आर्टिकल इंडिया एट 75। This is the explainer about Indian federalism at 75, and as usual I am Ritesh Shukla and this are publications the Hindu article explainer। Let's start with it। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये जानना है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। सबसे पहला बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि फेडरलिज्म आखिरकार है क्या। तो फेडरलिज्म जो एक शब्द है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसमें जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका सेपरेशन के बारे में बताया जाता है कि कभी भी कोई भी सेंट्रलाइज्ड पावर है उसको कैसे एक प्रोविंशियल या स्टेट पावर है उससे डिफरेंशिएट किया जा सके, या फिर कई ऐसे विंग्स हैं जिनका एक दूसरे से कभी भी सम्मिलित होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, बहुत ही जरूरी नहीं हो सकता। उस सिचुएशन में ऐसे पावर्स का सेपरेशन कैसे मेंटेन रखा जाए और कैसे एक पर्टिकुलर सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जाए, इसकी वजह से फेडरलिज्म को एस्टैब्लिश किया गया था ताकि सेपरेशन ऑफ पावर को एस्टैब्लिश किया जा सके और एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सके जिसकी वजह से पूरा तंत्र जो है उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सके। ठीक है, तो इंडिया has adopted a federal political system that had two types of government। अगर मैं यहाँ पर आपको मैप के थ्रू बताऊं तो इंडिया में सेंट्रल फेडरलिज्म था। ठीक है, as you can see this is the Union of India, whereas this is a state that is Uttar Pradesh of Indian Dominion। अब इंडिया एज अ होल अगर देखा जाए तो एज अ होल यहाँ पर भी सेंटर पे एक यूनियन गवर्नमेंट है जो कि दिल्ली में पार्लियामेंट के थ्रू ओवरऑल इंडिया पे रूल करती है। वेरएस उत्तर प्रदेश अगर एक स्टेट है तो यहाँ पर जो इसका कैपिटल है लखनऊ, वहां पर स्टेट की एक लेजिस्लेचर है जिसके थ्रू आउट द स्टेट एक रूलिंग होती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी रूलिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग के अगेंस्ट हो जाए या फिर ओवर पावर कर जाए, ऐसे सिचुएशन को डिनाई करने के लिए, ऐसे सिचुएशन को खत्म करने के लिए फेडरलिज्म जैसा एक स्ट्रक्चर डेवलप किया गया था। तो इंडिया एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रूलिंग ओवरऑल द यूनियन ऑफ स्टेट्स, whereas a state government will only be ruling particular state जिसमें कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। इन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, बीच का जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को स्थापित करता है फेडरलिज्म। एंड इन आवर कंट्री द फोरमोस्ट थिंग दैट वी डेवलप्ड वाज सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज इंडियन फेडरलिज्म आल्सो। दूसरा ही क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियन फेडरलिज्म। तो सबसे पहला है कि हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म का बहुत ही प्राइम जंक्चर ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे रूल करती है, जो कि यूनियन लिस्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टैब्लिश किया गया है। अब जो ये यूनियन गवर्नमेंट है वो सुपीरियर पावर अपने आप में रखी हुई है, जिससे क्या होता है कि राज्य में जो भी कानून बनाने होते हैं उनको कई बार वो ओवर पावर भी कर जाती है। इसीलिए इंडियन फेडरलिज्म को काफी स्ट्रांग बताया जाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जब स्टेट की बाउंड्री को, जो इंडिया में ही स्टेट है उनकी बाउंड्री को या तो बढ़ाना हो या घटाना हो, इस सिचुएशन में स्टेट्स का कोई से नहीं होता। इट इज कंप्लीटली ऑन दी बेस्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा है कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। कभी इमरजेंसी की सिचुएशंस अगर आ जाती है या फिर नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस भी होती है तो भी स्टेट में जो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर में स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स जो होते हैं उन सब्जेक्ट्स पर अगर कोई स्पेसिफिक कानून स्टेट ने बनाया है जो कि यूनियन के कानून को इन्फ्रिंज करता हो, उस सिचुएशन में पार्लियामेंट ऑलरेडी ऐसे कानून को ध्वस्त कर देता है। तो इससे ये समझ में आता है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग यूनियन एट द सेंटर, वेयर देयर इज आल्सो सेपरेशन ऑफ पावर इन बिटवीन द टू। ठीक है, ये तो अभी तक स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो सपोर्टिव स्टेटमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है।
कंट्रोल ओवर स्टेट्स थ्रू गवर्नर। जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका एक विंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजों को कम्युनिकेट करता है स्टेट्स को, वो है गवर्नर, और वो सारे ही स्टेट्स में होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है कभी स्टेट में इमरजेंसी से सिचुएशंस हो जाती है या फिर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल डिसफंक्शनिंग अगर होती है तो गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगा भी देती है, ठीक है, या प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। तो ऐसी जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है अंडर द हेडिंग ऑफ फेडरलिज्म इटसेल्फ, क्योंकि सेंटर एक अलग अथॉरिटी है वेयर स्टेट इज अलग अथॉरिटी, इज अ डिफरेंट अथॉरिटी। अब केवल यही नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ जो इंडियन फेडरलिज्म है उसमें केवल सेंटर ही पावरफुल है, उसमें स्टेट को भी जो है ऐसी पावर दिए गए हैं जो कि सेंटर से कोई बहुत कम नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है, ड्यूअल पॉलिटी एंड डिमार्केटेड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। सेंटर के लिए एक यूनियन लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिसपे केवल पार्लियामेंट कानून बना सकती है, वेयर स्टेट्स के लिए एक स्टेट लिस्ट बनाया गया है जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे केवल स्टेट ही कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट एक थर्ड लिस्ट है जिसमें कि ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन सेंटर कई जगहों पर स्टेट के सारे कानून को ओवररूल कर जाता है, ठीक है। तो ये जो ड्यूअल पॉलिटी जो मेथड है या फिर जुरिसडिक्शन ऑफ पावर का जो सेपरेशन है वो जो है एग्जैक्ट मायनों में ये कहा जाएगा कि वो फेडरलिज्म का एग्जैक्ट पार्ट है, वेरस जो ओरिजिनल जो मैंने ऊपर के 3 स्टेटमेंट बताए थे वो यूनिटरी स्ट्रक्चर जो कि इंडिया में ही डेवलप किया गया जिससे कि सेंटर के अथॉरिटी को मान्यता दी जा सके, इसके लिए बनाया गया था। तो हमारे यहाँ पे जो फेडरलिज्म है दैट इज नॉट ओनली कंप्लीट फेडरलिज्म बट इट इज फेडरलिज्म विथ यूनिटरी स्ट्रक्चर, ओके। Another thing is amending procedure of the federal provisions of constitution is rigid। अब क्या होता है कि कई ऐसे कानून हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही जिसको चेंज कर पाना काफी मुश्किल है, और जब उनको चेंज करना होता है तो हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए होता है। तो जब स्टेट्स के अनुमति के बिना कई ऐसे कानून हैं जिनको आप चेंज ही नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में जो स्टेट है उनकी भी पावर को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, और ये कहा जा सकता है कि जो फेडरलिज्म है वो कंप्लीटली इंटैक्ट है, वेयर एज सेंटर इज ऑल्सो हैविंग अ स्लाइटली हेवियर अथॉरिटी हियर, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली प्योर फेडरलिज्म बट फेडरलिज्म विथ यूनिटरी स्ट्रक्चर वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग मोर हेवियर अथॉरिटी अदर देन इन रिलेशन टू द स्टेट्स। अब क्योंकि हम इंडिया 75 के जो इंडिया 75 है उस मोटिव के अंडर में हम इस पर्टिकुलर फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो कई ऐसे फेडरलिज्म के फेजेस भी इंडिया में आए, और ये जो फेडरलिज्म के फेजेस थे वो इसलिए हुए क्योंकि या तो हमारे कंट्री में वन पार्टी ही रूलिंग रही है या फिर मल्टी पार्टी रूलिंग रही है, कभी भी डोमिनेटेड पार्टी रूलिंग बहुत नहीं रही। ये रिसेंट लास्ट 10 इयर्स में ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डोमिनेटेड वन पार्टी रूलिंग अभी चल रही है, ठीक है। तो जो सबसे पहला फेडरलिज्म था वो था वन पार्टी फेडरलिज्म जो 1952 से 1967 के बीच में रहा। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा जो रूलिंग हुई थी उनके थ्रू ही सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था केरला में, जब नंबूदिरीपद जो है सीएम थे और उन्होंने गवर्नर को कहा था कि वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दें, और गवर्नर ने केरला में ये कहा था कि देयर इज नो पोजीशन फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कन्विंस्ड हूं द पीपल हैज लॉस्ट मेजॉरिटी, लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। तो ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज थी जो कि गवर्नर ने एक्सरसाइज कर दिया था डायरेक्टली, जबकि जब भी लोगों का विश्वास मत गवर्नमेंट से हट जाता है उस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन को पास करना ही होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में अकॉर्डिंग टू द करंट स्टेटस। लेकिन जो पहला 52-67 के बीच में जो रेजिम था उसने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था 1962 में ही, ठीक है, वो केरला में। दूसरा है एक्सप्रेसिव फेडरलिज्म। एक्सप्रेसिव फेडरलिज्म के टाइम पर मल्टी पार्टी गवर्नमेंट्स हो गई थी, कई सारे दल जो है मिलके एक सरकार बना रहे थे।
उसकी वजह से रीजनल पार्टीज काफी डेवलप कर गए थे और रीजनल पार्टीज का ही रूलिंग हो गया था। और इन रीजनल पार्टी का ये डिमांड था कि जो गवर्नर की जो अथॉरिटी होती है उसको काफी कम किया जाए, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी था वो थोड़ा कम हो गया था। ठीक है, फिर मल्टी पार्टी फेडरलिज्म, ये उस समय की बात है जब सेंट्रल गवर्नमेंट में मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से जो भी रीजनल पार्टीज थी उनका दबदबा हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी। तो जो गवर्नर थे उनके द्वारा प्रेसिडेंट रूल बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला था। इस समय हम जो देखते हैं कि फेडरलिज्म वाज कंप्लीटली इन एक्शन वेयर द यूनिटरी मेथड वाज स्लाइटली शिफ्टेड। ठीक है, द रिटर्न ऑफ द डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म। डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म ये फिर से वन पार्टी फेडरलिज्म की बात है, यानी कि एक पार्टी के पास बहुत ही बड़ी मेजोरिटी है, जिसके कारण जो बाकी स्टेट्स हैं वहां पर जो करंट गवर्नमेंट है उनको भी तोड़ के और उनके साथ अलग सरकार बना के ऐसा सिचुएशन जो है क्रिएट कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लगाने के बजाय गवर्नमेंट तो हो रही है लेकिन वो रूलिंग पार्टी जो मेजर रूलिंग पार्टी है उसकी गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म है। तो ये अलग अलग फेजेस थे फेडरलिज्म के जो मैंने अभी बताया, इसका टाइम पीरियड अलग अलग है और ये हर 10 ईयर्स पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट में किस टाइप की पार्टी है, या तो सिंगल पार्टी मेजोरिटी है या फिर मल्टी पार्टी मेजोरिटी है, उस पर डिपेंड करता है। तो फेडरलिज्म इज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन दी पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन योर कंट्री। और ये जो फेडरलिज्म है, अगर ये पार्टी के थ्रू या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी रूल कर रही है, अगर उसके थ्रू नहीं हो तो इन प्रिंसिपल फेडरलिज्म इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। Okay, so this is the overall perspective that I was wanting to give you for the federalism under the India Act 75 motion. Okay, so thank you for watching this. I'll be back with another video of India Act 75 with some other perspective. Okay, thank you for watching this.